शिरीन, आपने जो शेयर किया था ये पर्सनल एक्सपीरियंस वाले आर्टिकल्स कैसे लिखना, आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग। और मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ। जब मैं टिस में थी तो एक रामचंद्र गुहा का एक आर्टिकल आया था। उसमें वो हिजाब को कुछ अलग तरह से उन्होंने बोला था। एक बहुत प्रॉब्लमेटिक लिबरल वो था जिसमें हिजाबी औरतों को फिर से ऐसे ही बोला गया था कि उनका कोई एजेंसी नहीं है। मैंने उस वक्त तक कोई आर्टिकल नहीं लिखा था। मुझे वो आर्टिकल पढ़ के इतना गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा आ रहा था। मैं बस नींद से उठी थी और उठ के जैसे लोग फोन चेक करते हैं और मैंने वो आर्टिकल पढ़ लिया। मैंने देयर वाज रेज एंड देन बहुत सारे पॉइंट्स मुझे लगा मुझे कन्वे करने हैं, और फिर मैंने लैपटॉप में कुछ भी जल्दी से कुछ लिखा और बहुत दिल से लिखा, बहुत मतलब दिल से भी लिखा। और फिर मैंने बिना सोचे क्विंट की आईडी थी उसमें भेज दिया मैंने और एंड दे पब्लिश्ड इट। मतलब ये कोई स्ट्रक्चर खास मैंने सोच के भी नहीं करा था, बट इट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। और मुझे लगा था कि दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू गो आउट। हमेशा मुस्लिम वुमेन को ऐसे डिपिक्ट नहीं किया जा सकता दैट यू नो हेल्पलेस वुमेन जिनको फोर्स किया जा रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस पर्सनल एक्सपीरियंस। Host Shireen ma'am, I guess. So she was wonderful in putting forward the writing skills, and it was very helpful. The first thing is the way you said about personal essay. This is the first time I think I have come across something called personal essay, and this is uh, too beautiful to tell or to narrate what you go through and how to relate it to a larger picture that is on run in the society. And and also uh, I don't know, and also the thing, like, you know, the thing you said, कि हमारी कहानियां बोलकर दूसरे मतलब पॉपुलर होते हैं तो हमारी कहानियां इतनी मीनिंगलेस या मतलब बेअहम है, ऐसा नहीं हो सकता. एंड इट विल बी मोस्ट वंडरफुल और ब्यूटीफुल इफ द वन हु इज गोइंग थ्रू इट comes forward to write it. And so this is something, you know, quite this is something quite most true. Like, they can be beautiful, but the best one is the one that you know that goes through and then he comes forward to write. See, I am a Muslim woman, literally someone coming to speak on behalf of me, someone saying that my story, he can tell my story but not what I am really going through. Only I can tell what it is. So yes, this session was beautiful, and this will help me in my future you know, writings or posts. Thank you for this. So hello, thank you so much for taking up this initiative, and this was very interesting. I got to learn a lot of मैंने बहुत कुछ सीखा. I'm sorry. तो मेरे ख्याल से कि जब मैं पर्सनली शेयर करना चाहूँगी कि जब मैं कुछ पर्सनल पोस्ट या पर्सनल ऐसे लिखती हूँ तो एक एप्रीहेंशन रहता है कि सामने वाला इंसान शायद सिंपैथी से देखेगा या एक पिटी मतलब दिल हैव पिटी फॉर मी. सो उस चीज़ से मैं काफ़ी कतराती हूँ और वो एप्रीहेंशन रहता है हमेशा. तो मैं कई बार ही अपनी स्टोरीज शेयर करने से रुक जाती हूँ. तो जब हम पर्सनल एसेज लिख रहे हैं तो उसमें हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करें कि हम पिटी और सिंपैथी अट्रैक्ट करने की बजाय हम एक स्टोरी शेयर करें. बिकॉज इट्स पर्सनल. सो आपको हो सकता है आपको टारगेट किया जाए या हो सकता है आपको उसके लिए कुछ बोला जाए. तो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कुछ टिप है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. मुझे नहीं पता कि इसका डायरेक्ट आंसर है मेरे पास, क्योंकि ये बात सच है कि एक तरीके से एक वर्ड बोलते हैं पॉवर्टी पॉर्न जिसको, राइट, कि क्यों हम अपनी ये भी एक बात ये भी होगी कि हम क्यों अपना दुख आपके सामने बताएं, मतलब हम अपनी जिंदगी क्यों नंगी करें आपके सामने बस इसलिए कि आपको थोड़ा सा तरस आ जाए हम पे. तो ये मैं सेंटिमेंट बिल्कुल समझ सकती हूँ कि हमको इतना डिटेल में, आइडियली हमें इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए, जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि हम पूरी जिंदगी बतानी पड़े आपके सामने कि आपको हम पे थोड़ा सा साया तरस आए. तो ये प्रॉब्लम है पर्सनल एसेज के साथ. एक टिप है कि आप अनोनिमसली लिख सकते हैं. बहुत सारे जो मैंने शेयर किया है लाइव वायर के आर्टिकल्स, ये अनोनिमस है आर्टिकल्स, इसमें नाम नहीं आते हैं. बहुत सारे पब्लिकेशंस आर ओके ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश करने के लिए.
लेकिन अगर आपको अपने नाम के साथ लिखना है तो, और अगर आप नहीं चाहते, मेरे साथ भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं जो मैं नहीं चाहती कि सबको मैं बताऊं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि वो कभी मेरी अगेंस्ट वो यूज करें वो स्टोरीज की, बहुत ज्यादा वल्नरेबल मैं ना हूं। तो पर्सनल एसेज आप उतना ही लिख सकते हैं कि आपको एक सेफ स्पेस लगे कि लोग अच्छे इसको ठीक सेंस में लेंगे। लेकिन ये रिस्क हमेशा रहता है कि आपका ऐसे ज्यादा डिटेल दे आपके बारे में। तो अनोनिमसली लिखना, अगर जैसे मेरी एक फ्रेंड है हाल में, उसने लिखा था, वो एक लेस्बियन है, और उसने हाल में लिखा था कि वो जब व्हेन शी केम आउट हाउ डिड शी टेल एवरीवन, तो उसके बारे में जो उसने लिखा था वो अनोनिमस लिखा था, जबकि उसकी फैमिली को पता है, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी लाइफ इस चीज से बहुत ज्यादा जोड़ी जाए। तो वो ऑप्शन हमारे पास रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब खैरियत से हैं। आई पहले तो आई रियली वांट टू थैंक, मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ जो भी इसका जो प्लेटफॉर्म है, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम है इस प्लेटफॉर्म पे, और मुझे ये लिंक मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मिला था और मैंने इसको ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज मेरा तो सबसे पहला यही है सवाल, मुझे सवाल क्या, मतलब मैं अपना एक एक्सपीरियंस ऐसे रखना चाह रही हूँ कि लाइक मैंने कभी भी एज अ राइटिंग किसी कहीं पे पब्लिश नहीं किया है, मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है सच कि कहीं भी मैंने किसी वेबसाइट पे या कहीं एज सच पर्सनल ब्लॉग पे, कि आई एम लाइक क्वाइट स्केप्टिकल। बट ये चीज जो आपने अभी जो मुझसे पहले थी, उन्होंने मुझसे यही सेम सवाल किया था रिगार्डिंग कि अगर आप नहीं चाहती हैं कि लाइक कि आप अनोनिमसली लिखना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। बट मैं थोड़ा और इसमें जानना चाहती हूँ, लाइक एज इन इफ समबडी इज अ फर्स्ट टाइमर, वो पहली बार लिख रहे हैं या पहली बार सोच रहे हैं लिखने के बारे में कि आई रियली वांट टू कम आउट एंड अपनी बात रखना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक अगर आप कुछ कहना चाहें तो, मींस कोई भी, एनीबॉडी, या मैम आप ही। दैट्स इट, दिस इज फ्रॉम माय एंड। आप मे बी शेयर कर सकते हैं कि आप किस वजह से नहीं लिख रहे हैं, आपको क्या, किस बात का एग्जैक्टली हेजिटेशन है, तो फिर शायद बाकी लोग भी ज्यादा टिप्स दे सकें। हेजिटेशन एज इन समटाइम्स क्या होता है, लैंग्वेज का कुछ हेजिटेशन लगता है, लाइक बिकॉज कभी कभी व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आप यू बिकम मोर लाइक अ ग्रामर नाजी एंड यू स्टार्ट थिंकिंग इज इट गोइंग परफेक्ट, मतलब आप बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं कि वो प्रेजेंट कैसे होगा, वो बाहर कैसे आएगा, लोगों के सामने कैसे आएगा, तो दैट मेक्स यू थिंक अ लॉट ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, हाउ इट इज कमिंग अप। सो दिस इज विथ मी, क्योंकि शायद मैंने कभी लिखा नहीं है तो इसलिए हो सकता है, और वो हेजिटेशन इसी वजह से, तो बेसिक यही है। जाहिर है राइटिंग में हेजिटेशन होता ही है, अभी भी सारे राइटर्स को अभी भी लगता है, जब कोई भी आर्टिकल पब्लिश होते हैं, बड़े बड़े राइटर्स को भी फील होता होगा कि अच्छा लिखा कि नहीं लिखा, कोई मजाक उड़ाएगा क्या, क्या होगा। तो वो एक ये फीचर ही ऐसा है कि वो बहुत आपको वल्नरेबल बनाता है और आपको दुनिया के सामने दिखाता है, ताकि बाकी लोग आप पे कमेंट कर सकें। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि हेजिटेशन जो है, आप बेटर ये होता है, जैसे बहुत सारे राइटर्स लोग एक थोड़ा क्लोज नेट फ्रेंड सर्कल होते हैं, कि आप 2-3 लोग अगर हैं जो किसी एक चीज में इंटरेस्टेड हैं, और आप लोग एक दूसरे को अपनी राइटिंग दिखाएं और फीडबैक लें, तो उससे क्या होता है कि एक सेफ स्पेस क्रिएट हो जाता है कि आप पहले 4 लोग को दिखाएं, फिर 5 लोग को दिखाएं, और फिर जो अब आपके 5 लोग हो गए और आपको लगता है कि इस स्पेस में वो ठीक लग रहा है, फिर आप आगे बढ़ें और आप ऐसी जगह पब्लिश करना चालू कर सकते हैं जिससे आपके जो बाकी नोन लोग हैं वो लोग ना पढ़ें। तो आप जरूरी नहीं कि आप फेसबुक में पोस्ट करें, आप फेसबुक में मत पोस्ट कीजिए, आप कहीं और अपने ही नाम से अगर आपने आर्टिकल लिखा है तो आप किसी वेबसाइट में भेजिए, लेकिन आप कुछ दिन तक शेयर मत कीजिए अपने पास में, जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए। एक ये जो है राइटिंग का जॉब ही ऐसा है कि हमेशा से आपको फील होगा कि ये नॉट गुड है, इसलिए राइटर्स भी डेडलाइंस के वजह से ही लिखते हैं। हम लोग का भी काम है ये, लेकिन हम लोग भी एंड मोमेंट तक हम लोग को लगता है कि अच्छा नहीं है, जब सबमिट करना होता है और मतलब पेमेंट रुकी होती है तभी लोग सबमिट कर पाते हैं। तो ये सब आपके साथ नहीं हो रहा है, तो आप परेशान मत होइए, आप कुछ भी लिखिए। और ग्रामर वगैरह की बात, आजकल तो ग्रामर और भी ज्यादा लेस इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है, आप कैसे भी बोलें वो जरूरी है।
और अगर आप किसी वेबसाइट में भेजेंगे तो वो ऑलरेडी वो अपना एक बेसिक चेक करेंगे, तो इसलिए वेबसाइट में भेजने का ये भी फायदा है। ब्लॉग्स में बहुत सारे ब्लॉग्स चेक भी करते हैं, वो लोग खुद से एडिट करेंगे, तो बेसिक चीज का दे विल टेक केयर ऑफ इट। आप अपने जो आइडियाज हैं, एक चीज होती है राइटिंग के लिए हमेशा कि आप जितना पढ़ेंगे आपको उतना कॉन्फिडेंस आएगा और आपको समझ में आएगा कि आपका राइटिंग कितना अच्छा है बुरा है। तो ये आप एक अपने खुद से आप ज्यादा पढ़ें और फिर अपने एक 2-3 फ्रेंड्स को आप अगर साथ में ले लें तो उससे एक अच्छा सर्कल क्रिएट हो सकता है। आई होप इट आंसर। या थैंक यू सो मच। वालेकुम सबको। मेरा नाम अकलीमा हसन है और मैं दिल्ली में हूँ और मैं मीडिया में ही काम करती हूँ। तो इस लिहाज से मैम ने जो कई बातें कही उससे मैं उतनी ज़्यादा अनफेमिलियर तो नहीं हूँ। तो मैं बस मुझे एक चीज़ की खुशी ये है कि इस तरह का जो ग्रुप जिसमें सिर्फ मुस्लिम वुमेन हैं, ये मेरा अभी जैसे पहले हीरा कह रही थी कि वो उनका पहला एक्सपीरियंस है, तो वैसे ही ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है जहाँ सारी मुस्लिम वुमेन हैं सुन रही हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसा ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है जहाँ वुमेन फॉर वुमेन एक दूसरे को वो अपना अपनी अपनी जो उनकी स्ट्रेंथ है वो पास ऑन करें। तो उस लिहाज से ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी एक रैंडमली किसी ने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में एक फोटो भेजा था कि आज ऐसा कुछ जूम मीटिंग होने वाला है, और मैंने ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं ये चाहूंगी कि अगर आपका कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें प्लीज मुझे ऐड जरूर करें, और मैं चाहूंगी कि फिर मैं उसमें और लोगों को जितना से जितना जोड़ पाऊं मैं जरूर जोड़ूंगी। और एज सच मेरा कोई खास सवाल नहीं है, बाकी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। जज़ाकल्लाह अकीला। ये जब हम ऐसा सुनते हैं तो हम लोग को भी, हमारी भी बहुत हिम्मत अफजाई होती है और हमारे पूरे ग्रुप की। जी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर आपने ईमेल आईडी दिया होगा तो उसमें ही हम आपको मेल कर देंगे, बाकी जी सबको जी भी बिल्कुल। ईमेल कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत छोटा सा अटेम्प्ट है अक्सर, और हम ये नहीं कहेंगे कि ये पहला अटेम्प्ट है। बहुत सारे लोकल एरियाज में औरतें हमेशा से इर्द गिर्द जुड़कर मिलती थी और बात करती थी। हम लोग ने क्या किया इस पैंडमिक की वजह से, सोचा जी कि जी क्यों ना जूम में शिफ्ट हो जाएं। और जब जूम में शिफ्ट में तो लगा कि अरे इतनी सारी टैलेंटेड और मुस्लिम औरतें हैं, और व्हाई शुडंट वी कनेक्ट विद देम, उनसे भी कुछ सीखा जा सकता है, आप भी कुछ बता सकते हैं। और ये स्पेस ही नहीं मिलता है हमें, क्योंकि एक तरफ कम्युनिटी है जहाँ पे आदमी ज्यादा बोलते रहते हैं, उनका सुनना पड़ता है, और एक तरफ हिंदू नेशनलिस्टिक वो हैं जिनकी वजह से लगता है कि भाई इनके सामने हम बेचारी भी ना बने, तो अपना कॉन्वर्सेशन की जगह नहीं मिलती है। एंड एग्जैक्टली ये इसी चीज के लिए एक अटेम्प्ट है। ये बहुत ही मतलब काबिल तारीफ है, और ये मतलब जरूरी है आज के मौजूदा हालात में इस तरह का इनिशिएटिव एकदम और वो सिर्फ सीमित ना हो और बड़े स्तर पर, मतलब बड़े स्तर इन द सेंस कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। भले ही ये जो माध्यम है वो भले ये जूम मीटिंग ही हो, लेकिन एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और जितनी ज्यादा बात पहुंचे वो बेहतर हो। और मेरी कोशिश अब ये होगी कि मैं अब कई लोगों को डेफिनेटली इससे जोड़ूं। जज़ाकल्लाह। बहुत अगला शुक्रिया आप सबका। सवाल नफीसा का है। नफीसा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नफीसा है और मैं एक बंगाली हूँ। तो मेरा क्वेश्चन शरीन आजम से है, हम लोग की स्पीकर। मुझे हर्सुटिज्म के बारे में लिखना है क्योंकि मैं ऐसे बहुत एक्सपीरियंसेस जानती हूँ, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि बचपन में जब एडोलसेंस में जब हम लोग बॉडी हेयर या फेशियल हेयर देखते हैं तो हम लोग को, जिन लोग का नहीं होता है, तो ज्यादातर बहुत कम लोगों को ये थोड़ा ज्यादा होता है, राइट? तो उन लोग का मजाक उड़ाया जाता है या बुली किया जाता है, जिसकी वजह से वो लोग भूल नहीं पाते ये सब एनकाउंटर्स। तो हमको इस बारे में लिखना है। तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप थोड़ा सा टिप्स दे दे मुझे इसको स्ट्रक्चर करने का, और एडिशनल अगर आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस से कुछ टिप्स दे दे। हाय, थैंक यू। आई डोंट गेट द फर्स्ट। आपने बोला, आपने एक नाम बोला, मुझे समझ, वो मुझे कॉन्सेप्ट पता ओके, या
So it is called hirsutism. It's a result of sometimes PCOS, where you see male pattern hair on your face and even on your body. Yeah, as a result, people, young girls are bullied, and they often feel insecure about this thing. Okay, okay, got it. तो एक तरीका, जैसे मैंने जो फॉर्मेट शेयर किया था, अगर मैं इसमें सोचूंगी तो एक है कि फर्स्ट यू कैन स्टार्ट विद एन इंसिडेंट, राइट? यू कैन स्टार्ट विद इधर कॉन्वर्सेशन या फिर कोई इंसिडेंट के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो जो उस चीज को दिखाता है कि ये मतलब किसी ने अगर कुछ बोला आपको या फिर कहीं आप खड़े थे तो यहाँ पे ये हुआ, तो एक पूरा पहले पैराग्राफ में आप एक वर्ल्ड सेटअप कर सकते हो कि ऐसा हुआ मेरे साथ या ऐसा बोला गया। उसके बाद आप सेकंड पैराग्राफ में आप इसके बाद आप डायरेक्टली सेकंड पैराग्राफ अक्सर एडिटिंग में नटग्राफ बोला जाता है उसको। बेसिकली उसमें क्या होता है, सेकंड पैराग्राफ में आप स्टोरी का जिस्ट, जो स्टोरी का मेन पॉइंट है, आप सेकंड पैराग्राफ में ही रिवील कर देते हो ताकि लोगों को बहुत देर तक वेट नहीं करना पड़े। तो आप जो मेन चीज है आप सेकंड पैराग्राफ में आप वो बता दो कि आई हैव दिस कंडीशन, और इसके वजह से ये जो फर्स्ट में मैंने कॉन्वर्सेशन हुआ, इसके वजह से मुझे इस टाइप की चीज फेस करनी पड़ी, और दिस इज हाउ इट मेड मी फील, राइट? यू टॉक अबाउट हाउ इट मेड यू फील। देन आप उसको और ब्रॉडर पैटर्न से रिलेट कर सकते हो। तो आई कैन थिंक ऑफ 2-3 थिंग्स, आई एम श्योर आपके दिमाग में भी होगा। आप ब्यूटी स्टैंडर्ड से रिलेट कर सकते हो कि औरतों के लिए क्या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं और औरतों के लिए क्यों इतना जरूरी है अच्छा दिखना, और इसकी वजह से क्या प्रेशर्स फील होते हैं। या फिर बॉडी हेयर के बारे में ही आप स्पेसिफिकली बात कर सकते हो कि बॉडी हेयर इंडस्ट्री के बारे में बात कर सकते हो। आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हो कि बॉडी हेयर इंडस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, कितना ज्यादा फोकस किया जाता है एक छोटी सी बात पे, और इसके वजह से लड़कियों को क्या असर पड़ता है। और फिर आप, और जैसे मैं एक स्लाइड दोबारा दिखा रही हूँ, एक शुड बी कि आप जूम इन करो और फिर आप जूम आउट करते जाओ, और फिर ऑफ कोर्स आपने जब थोड़ा सफिशिएंटली जूम आउट कर लिया है, आपने बता दिया है कि सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है, फिर आप हमें और डिटेल्स दो अपने इसके बारे में, या फिर आप अगर इंटरव्यू कर रहे हो और लोगों के बारे में, आप और लोगों के बारे में करके और डीपर हम जा सकते हैं उस नैरेटिव में। कंक्लूजन कैन डिपेंड ऑन वेयर योर आर्टिकल टेक्स यू। this can be a broad structure. Does it help at all? Yes, it helps a lot. Thank you so much. इसके साथ साथ शिरीन, जो आपने वेबसाइट दिया था जिनको हम लोग कर सकते हैं फॉर इंग्लिश राइटर्स, तो अक्सर लाइक अगर करते हैं तो मुझे एक बात पूछनी थी कि इसका रूल क्या है? क्या एडिटर को जवाब देना होता है? क्या सबको एक साथ कर सकते हैं? क्या एक को भेजना चाहिए, वेट करना चाहिए, फिर दूसरे को भेजना चाहिए, नहीं एक्सेप्ट हुआ, किस हिसाब से ऐसा होता है? राइट, तो आइडियली हाँ, एक बार में एक ही को भेजना चाहिए, क्योंकि अज्यूम हम करते हैं कि एक एडिटर के पास ऑलरेडी है और वो कहीं ना कहीं प्रोसेस में फंसा हुआ है, तो उनका टाइम लग रहा है। तो अगर हम 2-3 जगह साथ में भेजेंगे तो हो सकता है एक आदमी के ऑलरेडी वो प्रोसेस में है, इवन इफ अगर उन्हें रिप्लाई नहीं किया हो, कभी कभी समय लग जाता है। एक प्रॉब्लम है इंडिया में, रिप्लाई लोग नहीं करते हैं पिचेस के। ये बहुत फ्रीलांसर्स लोग बहुत बोलते हैं कि आपको अगर कहानी नहीं चाहिए तो आप मना कर दो तुरंत, आप वेट क्यों करवाते हैं उनसे। तो ये प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं रिकमेंड करूंगी कि आप भेजो आर्टिकल और वेट फॉर 7 डेज। 7 डेज के बाद आप एक रिमाइंडर भेजो कि ये बस कि मैंने ये भेजा था, डू यू वांट टू टेक इट। अगर फिर भी रिप्लाई नहीं आया तो आप कहीं और भेज दो। तो मोस्टली मैं जब भी पिच करती हूँ कहीं भी, तो मैं 10 दिन का पीरियड लेके चलती हूँ। पहले 7 दिन वेट करती हूँ, फिर 3 दिन वेट करती हूँ मैं। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ही बर्निंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो, अगर आप कोई नया शो है उसके बारे में रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो 10 दिन बहुत ज्यादा हो जाएंगे वेट करना, क्योंकि एक शो का एक फेज होता है। अभी हम देखा था इंडियन मैच मेकिंग, सब लोग बात करते हैं उस बारे में। तो अगर आप 10 दिन वेट करते रिस्पॉन्ड करने का उसके लिए, तो वो शायद चला जाता है, एडिटर्स फिर बाद में इंटरेस्टेड नहीं होते। तो आप डिसाइड
कर सकते हो कि आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा करंट है, आपकी क्या स्टोरी 2 हफ्ते बाद ज्यादा वैल्यू नहीं होगा आपके आर्टिकल का। ये ज्यादातर होता है फॉर दीज हॉट टेक्स काइंड ऑफ आर्टिकल्स, जब आप किसी करंट न्यूज को रिस्पॉन्ड कर रहे हो कि अच्छा ये कंगना रनावत ने ये बोला या बीजेपी के इसने ये बोला, उसके लिए अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो आपको मेरे ख्याल से अगर आप कहीं भेजते हो तो आप 2 दिन बाद रिमाइंडर भेजो, और नहीं आएगा तीसरे दिन आप कहीं और भेज दो और लिख दो उनको कि आई एम विड्रॉइंग। लेकिन पिचिंग डिफिकल्ट प्रोसेस है, सबके लिए डिफिकल्ट प्रोसेस। इवन जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, मेरी तरह भी बहुत सारे लोग और भी बड़े बड़े लोग हैं, उन सब लोग ये कंप्लेन करते हैं कि ये प्रॉब्लम है इंडिया में ज्यादा है कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं टाइम पे। तो ये तो होना ही है, सबको ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आप अगर करंट आर्टिकल है तो आप 3 दिन का रूल लेके चलिए, नहीं तो आप 10 दिन का रूल लेके चलिए, और होपफुली कहीं ना कहीं हो जाएगा। हाँ, जज़ाकल्लाह बहुत क्लियर आंसर के लिए। अगला सवाल। हेलो श्रीन, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। जैसा कि आपने बोला कि मुस्लिम राइटिंग में ज्यादातर अपर कास्ट या इवन एलीट वॉइसेस ही ज्यादा हाईलाइट होती हैं, फिर जब हम एक मुस्लिम की इमेज देखते हैं, कल्चरल इमेज जो बनकर आती है, वो एक ऐसा मुसलमान होता है जो उर्दू लिटरेरी कल्चर के बारे में बात कर रहा है या रेसिपीज के बारे में बात कर रहा है या गंगा जमुना तहजीब का स्पोक्स पर्सन होता है। तो हम बड़े भी होते हैं ऐसी राइटिंग पढ़ते हुए, लाइक रक्षंदा जलील, सईद नकवी और ये सब। जैसे आपका मैंने कैरावान का आर्टिकल पढ़ा था, उसमें भी आपने इस बारे में बात की थी। और फिर कहीं ना कहीं जब आप ये राइटिंग पढ़ रहे होते हैं तो वो दैट सेम वॉइस इज रिफ्लेक्टेड इन योर ओन राइटिंग। सो हाउ टू डू अवे विद दैट। और आखिर में उस आर्टिकल में आप गजाला जमील के बारे में बात करती है जो, और जस्ट वांटेड टू आस्क दैट हाउ डज शी गेट्स इट राइट, जो बाकी मुस्लिम ऑटोबायोग्राफीज में या मेमोइर्स लैक करती हैं। और अगर आप सबको कोई और रीडिंग सजेशन देना चाहें तो दिस इज द क्वेश्चन। थैंक यू मरिया, थैंक यू, आपने मेरा आर्टिकल भी पढ़ा। ये प्रॉब्लम है कि मुस्लिम के बारे में जब बात होती है तो एक तरीके की बात होती है, और हाँ, रेसिपीज वाली बात है कि बहुत खाने पे बहुत तवज्जो दिया जाता है और उर्दू वगैरह पे बहुत तवज्जो दिया जाता है। जैसे मतलब लोग, मेरी उर्दू बहुत बेकार है और मेरे फैमिली में भी उर्दू कोई अच्छा नहीं बोलता है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि हम मतलब मुस्लिम है तो बहुत ही अच्छी उर्दू हमारी होनी चाहिए, और ये मुस्लिम से भी एक्सपेक्टेशन है कि हमें शर्म आती है हमारी उर्दू अच्छी नहीं हो तो। लेकिन हर मुस्लिम का मदर टंग भी उर्दू नहीं है। तो लेकिन अगर हमें इस मुस्लिम के भी उससे निकलना है कि हम सिर्फ मुसलमानों को एक तरीके से ना देखें, तो कास्ट बहुत जरूरी हो जाती है चीज देखने के लिए। और इसलिए मैं राउंड टेबल इंडिया टाइप के वेबसाइट बहुत देखती हूँ और उनमें बहुत ही अलग वॉइस आता है। ज्यादातर हिंदू कास्ट से रिलेटेड होते हैं वो सारे वॉइसेस, लेकिन पासमानदा मूवमेंट जिसको बोलते हैं, जो लोअर कास्ट मुस्लिम मूवमेंट है जो बिहार और यूपी में काफी तेज है, उसके बारे में भी बहुत सारे लोग बात करते हैं। तो मुस्लिम राइटिंग अगर हम अलग इस सब इनके गेटोस जो है अपर कास्ट मुस्लिम गेटो से बाहर हम देखना चाहें, तो मेरे ख्याल से हमें कास्ट के बाहर देखना पड़ेगा। और आई थिंक राउंड टेबल इंडिया जैसे फोरम्स काफी इंटरेस्टिंग हैं। और बहुत हद तक ये भी सच है कि बहुत सारी जो राइटर है वो ट्विटर जैसी जगह पे भी आपको मिलेगी। मैं ट्विटर पे बहुत सारे एंटी कास्ट मुस्लिम लोगों को फॉलो करती हूँ जो पासमानदा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, और वो लोग लिखते हैं, वो लोग पोस्ट ही लिखते हैं, लेकिन वो भी बहुत इंसाइटफुल होता है। मैं तो बोलूंगी कि बहुत सारी जो किताबें हैं बड़ी बड़ी मुस्लिम, जो बहुत नामी मुस्लिम से लिखे हुए हैं, वो बहुत घिसी पिटी लगती है, लेकिन जो लोग ट्विटर पे लिखते हैं, 2-3 लोगों को मैं फॉलो करती हूँ, मैं बाद में आपको लिंक दे सकती हूँ, वो लोग काफी फ्रेश पर्सपेक्टिव से आते हैं। एक ऑथर है जिसको पढ़ना हम सबको के लिए बहुत जरूरी है, उनका नाम है खालिद अंसारी, जिसने बहुत ज्यादा लिखा है पासमानदा मूवमेंट के बारे में। वो ट्विटर फेसबुक पे भी लिखते हैं और उनने एकेडमिक आर्टिकल्स भी बहुत लिखे हैं। वो बहुत ही साफ तरीके से ये लिखते हैं कि जो मुस्लिम इशू है वो लोअर कास्ट इशू भी है, और हमें ये भी देखना चाहिए कि जो मुसलमान मरते हैं, जो लोग लिंचिंग होते हैं, वो लोग कौन से कास्ट से आते हैं। क्योंकि ये बात सच है कि हिंदू ये आपकी कास्ट पूछ के आपको नहीं मारता, लेकिन ये बात भी सच है लोग के घर जलते हैं अक्सर, वो लोग सबसे गरीब लोग होते हैं क्योंकि उनके घर सबसे कमजोर होते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ था, माइग्रेंट्स लोग के घर ज्यादा जले थे। और उनका भी हाल में एक आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कमेंट किया था कि जो लिंचिंग्स हो रहे हैं यूपी, वो घोसी कम्युनिटी के लोगों के होते हैं, जो मुस्लिम्स हैं लेकिन
उनका काम है कैटल को इधर से उधर ले जाना, तो उसके लिए वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। तो अगर मुसलमानों को मारना है किसी को, तो उनको मारते हैं पहले, क्योंकि वो ऑलरेडी उनका काम ही है इतने सालों से कि वो गाय का धंधा कर रहे हैं। तो खालिद अंसारी को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक और बुक मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, अली अनवर का, हिंदी में है वो लिखा हुआ, उसका इंग्लिश वर्जन भी कम मिलता है लेकिन कहीं मिलता है, उसका नाम है मसावत की जंग। ये दोनों बुक आर लाइक द फर्स्ट लाइक प्राइमर बुक फॉर एनीवन वांटिंग टू रीड आउटसाइड ऑफ नॉर्मल मुस्लिम वॉइसेस। ये अलग तरीका है मुसलमानों के बारे में सोचने के लिए, बहुत जरूरी तरीका। थैंक यू शरीन। सो एक टेक अवे सेशन का ये है कि मुस्लिम आइडेंटिटी के अंदर भी अलग अलग लेवल ऑफ मार्जिनलाइजेशन है, और हमें उनकी आवाज़ों को भी एम्पलीफाई करना चाहिए, और अपनी मतलब सोशल मीडिया पे भी उनसे कनेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब जो हम लोग देखते हैं टीवी चैनल्स में और रिपब्लिक और ये, वो तो हमारी आवाज़ें पूछते भी नहीं है, सुनते भी नहीं है, सुनना चाहते भी नहीं है। जो ऑल्टरनेटिव मीडिया है, तो उसमें अब हम लोगों को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बातों को रखने का। पर मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जैसे आपने बताया कि राउंड टेबल इंडिया है, उसमें दलित अपनी तरह से जो सोचते हैं वो लिखते हैं, और फेमिनिज्म इन इंडिया है, उसमें सब तरह के औरतों को कनेक्ट करके करते हैं। तो इसी तरह से कोई मुस्लिम्स का भी है ऐसा वॉइस जो इंक्लूसिव भी है, जो सेंसिटिव भी है, जो सिर्फ अपर कास्ट के मुस्लिम नहीं है, हर तरह के, और उसमें पब्लिश करना आसानी हो, ऐसा कोई है क्या श्री? एक पासमान डेमोक्रेसी नाम का वेबसाइट है, मैंने लेकिन उस पे आर्टिकल्स छपते हैं, लेकिन मैंने बहुत नहीं पढ़ा है। पासमानदा डेमोक्रेसी आई थिंक मैं देखती हूँ, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा बहुत कम है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा तो नहीं है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। इनफैक्ट हमें और लिखना चाहिए, हमें एक ब्लॉग बनाना चाहिए। यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 लोग भी लिखे आर्टिकल्स, तो हम ब्लॉग बना सकते हैं, मीडियम पे बना सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, जैसे मिल्ली गैजेट वगैरह है, बहुत सारे मुस्लिम twocircles.net है एक, उस पे आते हैं लोअर कास्ट मुस्लिम वॉइसेस की बात, लेकिन आई डोंट थिंक जेंडर की बातें बहुत ज्यादा होती है। बेसिकली हमें क्या चाहिए कि एक मुस्लिम विमेन का होस्टेड साइट चाहिए, जिसमें क्योंकि अगर कोई मर्द चलाएगा तो भले ही वो कितना कोशिश करेगा औरतों की बात करने, वो कहीं ना कहीं चूक ही जाएगा, उनकी फोकस कहीं और चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से हमें सोचना चाहिए ऐसा कुछ बनाने का, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है। अगर किसी और को इस ग्रुप में पता है इसके बारे में तो प्लीज मुझसे भी शेयर करें। हाँ, ये काफ़ी अच्छा आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ तक मैं जानती हूँ, लोगों को जो जुड़े हैं वो उर्दू में भी लिखते हैं, हिंदी में भी लिखते हैं, इंग्लिश में भी लिखते हैं, और आई थिंक दिस इज समथिंग जिसके बारे में सोचा जा सकता है। वी कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। अगला सवाल है सना का। अस्सलाम वालेकुम। शिरीन, आपकी बात सुन के मुझे बहुत ही इंस्पायरिंग लगा कि लिखना शुरू करना चाहिए इंशाल्लाह। तो अगर इफ आई एम अ स्टार्टर, तो मुझे आप टिप्स क्या देंगी कि मैं किस तरह से अपनी जैसे राइटिंग शुरू करूं, क्योंकि उतने अच्छे से फ्लो ऑफ थॉट्स मैं शायद उसको लिख नहीं पाऊंगी, तो और कई शायद लैंग्वेज की भी इतना अच्छा फ्लो नहीं आएगा। तो क्या कोई वेबसाइट्स हैं उन पे मैं जाके अपनी राइटिंग स्किल्स बेहतर बना सकती हूँ, या फिर क्या मुझे किसी राइटर से कनेक्ट करना चाहिए ताकि मैं उनसे हेल्प ले सकूँ? आप क्या टिप्स देंगी? थैंक यू सना। आई थिंक पहले आप ऐसा देखिए कि आपको क्या पढ़ना पसंद है। फर्स्ट आप देखिए कि जो आपके फेवरेट आर्टिकल्स हैं, आप थोड़ा और पढ़िए वो कैसे लिख रहे हैं आर्टिकल्स। तो पढ़ना मतलब हम लोग भी कभी कभी जब स्टक हो जाते हैं तो हम लोग दोबारा आर्टिकल्स पढ़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल जब हम कोई भी पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उससे हमको फील आता है कि अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छा इस तरह से बात करते हैं। तो वो रिफ्रेशिंग हमेशा वो जरूरी है, हमें पढ़ना जरूरी है लिखने के लिए। कोई भी आर्टिकल बिना पढ़े, और सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, स्टाइल के लिए भी पढ़ना है कि अच्छा ऐसे बात कर सकते हैं। तो अगर आप पहले तो आप जिस बारे में भी अच्छा है, इंस्पायर हो गया, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। लेकिन आप जिस बारे में भी पढ़ना चाह रहे हैं, जिस बारे में भी लिखना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में नोट्स लिखिए। पहले तो आप झिझक हटा दीजिए, क्योंकि आप बाद में एडिट उसको करने वाले हैं। ऐसा मत सोचिए कि कोई और पढ़ने वाला है। आप ऐसा लिखिए कि आप डायरी लिख रहे हैं, आप नोट्स बनाइए, उसका जितना आप लिख सकते हैं उसके बारे में लिखिए। और फिर
उस टाइप के आर्टिकल्स ढूंढिए। वो टॉपिक सेम नहीं होना चाहिए, आप वो फॉर्मेट देखिए कि लोग उस टाइप से कैसे अपना बात रखते हैं। और आई थिंक जब आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपको अपने आप आइडिया आएगा कि कैसे लिखना चाहिए। ऐसा कोई वेबसाइट मेरे जहन में नहीं है जहाँ पे टिप्स मिलता है, मगर आई एम श्योर कि अगर आप बस गूगल करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मतलब बेसिक चीज मिलेगा कि आप एक्टिव वॉइस में लिखिए, आप ऐसे स्टार्ट कीजिए, वैसे स्टार्ट कीजिए। तो मेरे ख्याल से अगर आप पर्सनल ऐसे लिखना चाह रहे हैं तो मैंने जो फॉर्मूला दिया था आप वैसे एक बार स्टार्ट करने की कोशिश कीजिए, शायद वो फिट हो। कि आप कोई एक्सपीरियंस लिखिए और उसके बाद आप सोचिए कि ये कौन सी बड़ी चीज से रिलेटेड है। लेकिन the best way to write is to read. That's all. Like if you keep reading, I'm sure आप लिख पढ़िए और आप शांति में बैठिए, आप कुछ ना कुछ जरूर लिखेंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। बॉस बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के आपकी बात। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। अच्छा, क्या ये सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस ही अलग तरह, अगर एकेडमिक राइटिंग एकेडमिक प्योरली ना भी हो बट इंसान पर्सनल भी ना हो और एकेडमिक भी ना हो, उस दोनों के बीच में कुछ हो, तो उसका क्या स्कोप है? हाँ, तो ओपिनियन राइटर्स जो होते हैं, ओपिनियन वो भी वैसे होते हैं ना, जैसे जैसे जो मैंने शेयर किया था पॉपुलर कल्चर वाली ना, कि मैंने ये मुल्क देखा, मैंने मुल्क देखा जरूरी नहीं है मतलब मुल्क में ऐसा होता है, राइट। तो उसके बारे में मैंने स्ट्रक्चर पे ज्यादा गौर नहीं किया, बट बेसिकली एक और आर्टिकल का फॉर्मेट है कि कुछ हुआ, राइट। तो मैं मुल्क मूवी आई, तो उसके बारे में ऐसी बात हुई, बहुत लोगों ने तारीफ की, लेकिन इसमें ये बात है जो किसी ने नहीं सोचिए, ये मैं बोलूंगी। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि मुल्क के बारे में बहुत सब लोग ताली बजा रहे हैं और ये सब बोला गया है, अब लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, और फिर आप अपनी बात करना चालू करें। तो ये भी मतलब काफी पॉपुलर तरीका है लिखने का, कि कोई भी करंट इवेंट को, जैसे पेग बोलते हैं इसको, पीजी इंग्लिश में मीडिया में बोलते हैं कि एक पेग है कि ये करंट इवेंट हुआ है। उसके जैसे इंडियन मैच मेकिंग जब शो बहुत पॉपुलर हुआ था, तो उसके पेग से बहुत लोगों ने आर्टिकल्स लिखे, वो पर्सनल एसेज नहीं थे वो, लेकिन ऐसा था कि इंडियन मैच मेकिंग बहुत फेमस हो गया है, सब लोग बात कर रहे हैं शादी के बारे में, लेकिन कास्ट कहाँ है, या लेकिन इंडिया में कलर का कितना, क्यों आज भी तवज्जो इतना दिया जाता है लड़की के कलर को। और फिर आप उस पेग से आप आगे और बात आप लिख सकते हैं, जो बात आपको लिखनी है कलरिज्म के बारे में, रेसिज्म के बारे में। अच्छा, तो मतलब एक हुक होना चाहिए। जैसे अभी डोमेस्टिक वायलेंस काफी बढ़ जा रहा था कोविड के टाइम में, तो अगर किसी को डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में लिखना है तो वो एक हुक दे दे कि मतलब आज के टाइम में बढ़ रहा है कोविड में केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के, तो अब ये रेट है और उसके बारे में और फिर लिखते चले जाए इस हिसाब से। हाँ हाँ, जैसे वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोविड में सब लोग बोल रहे हैं कि सेफ रहो, घर पे रहो। अब घर पे आप हो तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, राइट। तो इससे आपको देखना पड़ेगा, अगर ये इंसिडेंट है तो इससे दो तीन चीज आती हैं ये देखने के लिए कि औरतें मतलब व्हाट इज सेफ्टी फॉर वुमेन, राइट। कि हम, हमारे लिए सेफ्टी का डेफिनेशन अलग है क्या, कि हम घर पे नहीं रह सकते सेफ रहने के लिए। तो दो तीन पॉइंट्स, जैसे आप कोई भी अगर पेग, इस टाइप का पेग लें, बहुत इंटरेस्टिंग पेग है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि ये दो तीन चीजों को रिलेट करता है, जैसे वो मेडिकल मुस्लिम डॉक्टर्स का एग्जांपल था, वैसे कोविड और डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जांपल है कि ये दो तीन चीजों को रिलेट करके एक नया रिलेशनशिप दिखाता है बोलने के लिए कि कैसे औरतें कोविड को डिफरेंटली एक्सपीरियंस कर रही हैं। सब दुनिया बात कर रहा है कोरोना के बारे में, लेकिन औरतें के लिए डिफरेंट, औरतों के लिए ये सेफ्टी भी नहीं है। तो उसका स्ट्रक्चर वैसे ही हो सकता है कि आपने पहले स्टार्ट किया कि कोरोना में सब लोग बोल रहे हैं कि सेफ रहो, घर पे रहो, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस का केस बढ़ रहा है, और फिर आप सेकंड थर्ड पैराग्राफ से ये सोचने लग जाएं कि क्यों, और मतलब कि सेफ्टी क्या है औरतों के लिए, और फिर आगे अगर कोई इंस्टेंसेस हैं उसके आगे आप करके यू कैन जस्ट गो ऑन कंटिन्यू। ओके जी, शुक्रिया शरीन। अगला सवाल है महविश का। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है महविश। जी थैंक यू। मेरा नाम महविश है और मैं टाटा इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। मैं विमेन सेंटर्ड प्रैक्टिसेस में हूँ। तो बहुत ज़्यादा आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने इस टॉपिक के बारे में बोला, और
मैं एक बस एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। अभी कल परसों ही हमारी क्लास में हमारी एक क्लास थी जिसमें हम वुमेन एंड वर्क के बारे में बात कर रहे थे, और उसमें जब हमने ये शेयर किया कि जो माइनॉरिटी का पर्सपेक्टिव है वो बहुत कम है, जबकि माइनॉरिटी वुमेन जो है बहुत ज़्यादा काम करती हैं, और ऐसा नहीं है कि वो इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर में नहीं है। तो हमें कुछ ऐसा रिस्पांस मिला कि उनके ऊपर ज़्यादा राइटिंग्स नहीं है, या फिर ज़्यादा लिखा नहीं गया है, मतलब एज सब्जेक्ट भी नहीं उनके बारे में लिखा गया है, और ये भी कि किसी ने खुद से भी किसी ने उन पे नहीं लिखा है। तो उससे मतलब ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है कि एज सब्जेक्ट भी नहीं लिखा गया है, और किसी खुद मुस्लिम ने भी इस बारे में फोकस करके नहीं लिखा है। तो आई थिंक तब ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है कि क्यों हमारा लिखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक जैसे अभी शरीन ने बोला कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो आई थिंक हमें और कम्युनिटीज़ से, और स्पेशली जो वुमेन हैं जो आगे आई हैं ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज़ से, या फिर सोशली इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स जो बहुत ख़राब रहे हैं, उनसे आके लिख रही हैं। तो आई थिंक हमें एज मुस्लिम वुमेन भी उनसे बहुत सीखने की भी ज़रूरत है कि जैसे अगर वो लिख सकते हैं और अपनी आवाज़ रेज़ कर सकते हैं, तो हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। तो मुझे बस ये शेयर करना था, मेरा एक रिफ्लेक्शन। जज़ाकल्लाह, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या नाम, हम लोग को तो पता नहीं था कि लिखना इतना ज़रूरी होगा। थैंक यू फॉर शिरीन, जो आप हम लोग के साथ ज्वाइन हुई हैं और हम लोग को इतनी अच्छी अच्छी बात बताई हैं। और मैं थैंक यू, सबसे बड़ी थैंक यू करूँगी कि सानिया आपी का, वो इतने अच्छे अच्छे लोगों को हम लोग के साथ ज्वाइन कर रही हैं। अब तक का एक्सपीरियंस सिर्फ हम लोग के ग्रुप में रहा है, बस एक दूसरे को जानने का, पर अब पता चला है कि इतने अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो हम लोग को इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा सकते हैं। अभी क्या है, हम लोग को मुफ्त में ये बात हम लोग को सीखने को मिल जा रही है। तो हम बहुत थैंक यू करूँगी सानिया आपी का, कि सानिया आपी इतने अच्छे अच्छे लोगों को शामिल किए हम लोग के ग्रुप में। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। हमेशा बोला जाता है हम लोग के समाज में बोलना आना चाहिए और लड़की को कम बोलना आना चाहिए, पर अब पता चला है कि हम लोग औरतों को या कहीं पर भी कुछ भी लिखने के लिए एक्सपीरियंस, हम लोग को समझ में नहीं आता कि क्या लिखें, कैसे लिखें, किस तरीके से बोलें। बट अब समझ में आया है कि किस तरीके से हम लोग को लिखना आना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि हर टॉपिक हम लोग अपने मतलब दीनी के हिसाब से ही लिखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के हिसाब से लिखना आना चाहिए। शुक्रिया फरा, तुम कितनी तारीफ करोगे मेरी। बहुत नहीं, बहुत आप शुक्रिया। सच्ची में इतने अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करना, मतलब हम लोग को शिरीन एक्सपीरियंस नहीं आजम कर का सकते। बहुत ज्यादा शुक्रिया, हाँ। और उन स्पीकर्स का जो मुझे पता, मुझे मुश्किल ही नहीं होती है, मैं थोड़ा भी उन्हें बोलती हूँ। हाँ, स्पीकर्स शिरीन एंड अदर्स, एक बार भी मैं बोलती हूँ, वो हमेशा इतना विलिंग होते हैं कि हाँ मैं आऊँगी। फिर उनको बताते हैं अपने कंडीशन कि आप उर्दू हिंदी में बात करेंगे, फिर भी वो लोग क्योंकि आदत होती है दूसरी भाषा में बात करने का, फिर भी दे आर ऑलवेज अग्रीइंग। तो हम एक बात इससे ये समझ आती है कि हम लोगों में बहुत सारी ऑसम, टैलेंटेड, पावरफुल मुस्लिम विमेन हैं, और हम लोगों को ये सिलसिला जारी रखना है ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। मेरा नाम शगुफ्ता शाहीन है। सबसे पहली बात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत जानकारी वाली बात और बहुत अच्छी अच्छी बात हम लोगों से शेयर की। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ बाहर में, घर के अंदर बहुत कुछ महसूस करते हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, और एक्सपीरियंस करके चुप रहते हैं। और इसी तरह हम लोग ज़हनी तनाव का भी शिकार हो जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो थॉट को कैसे बाहर निकाले, किसी से शेयर करे या नहीं। डर लगता है कि कोई अगर जान लेगा तो क्या सोचेगा हम लोग के बारे में, लेकिन लिखने का ख्याल कभी नहीं आया था। और आपने, मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ, और आपने बहुत ही अच्छा तरीका बताया लिखने का, कि लिख कर हम अपनी एक्सपीरियंस को जाहिर कर सकते हैं, ताकि दुनिया को हम लोग बता सके कि ये जो नज़रिए से दुनिया देख रही है, वही चीज़ को हम लोग अपनी नज़रिए से क्या देख रहे हैं, और हम लोगों के साथ क्या क्या प्रैक्टिस होता है। जैसे कि हिजाब को लेकर कॉलेज में भी प्रोफेसर काफ़ी तंग नज़र पेश करते हैं, कि मतलब पार्शियली हो जाते हैं कि जो लोग हिजाब लगाते हैं उनके साथ बिहेवियर कुछ अलग हो जाता है उनका। तो हम ये तो नहीं बोलेंगे पक्का कि हम पक्का डेफिनेटली लिखेंगे, लेकिन हम कुछ ना कुछ लिखने की ज़रूर कोशिश करेंगे।
और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हम लोग से ज्वाइन हुई, अपना वक्त दिया और बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हम लोग को। और ऑल्सो सानिया अपी कि हम लोग का सर्किल इतना बड़ा कर दिया और कुछ नया सोचने का, कुछ नया देखने को मिला। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बात करने के लिए। थैंक यू शगुफ्ता। आप प्लीज लिखिए, कोशिश कीजिए, आप जो फील कर रहे हैं आप लिखिए, आप बहुत अच्छा लिखेंगे और आपके थॉट्स ही इतने अच्छे हैं। आप थोड़ा टाइम दीजिए, आप प्लीज ये। थैंक यू, आपने बहुत जो लोग इससे पहले अभी तक आर्टिकल नहीं लिखे हैं उनके लिए एक सजेशन ये हो सकता है कि आप क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में से जो इंटरनल ग्रुप मेंबर्स हैं, जैसे शगुफ्ता, फरहा, आप लोग अभी सोशल मीडिया को भी ज्वाइन करें। तो सोशल मीडिया में छोटी छोटी राय, और आप कभी ये मत समझे कि अगर इंग्लिश परफेक्ट नहीं है तो हम नहीं लिख सकते। आप उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, आप रोमन इंग्लिश में लिखें, बट पॉइंट ये है कि बात अक्रॉस जानी चाहिए। तो सोशल मीडिया में लिखना शुरू करें, आप फेसबुक में अपनी राय लिखना शुरू करें। हेलो, ये प्रॉब्लम होती है बहुत जगह कि एडिटर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते बहुत, और जिनको ऑलरेडी जो जिनको जानते हैं उन्हीं को लेते हैं, ये है प्रॉब्लम बिल्कुल। आप उर्दू पेपर में लिख रही हैं ना? हाँ, हम उर्दू में लिखना चाहते हैं। हाँ, तो आपका बेसिकली तो आपने मतलब भेज जैसे चुका हमारे है ग्रुप उनको? में जी हाँ, आपने मतलब ईमेल आईडी आप मिल गया और आपने भेज दिया और फिर कुछ जवाब नहीं आया, ये हुआ ना? एक जानकारी वाले थे जो लिखते भी थे, तो हमने उनसे ये शेयर किया, वो भी हमारे ग्रुप के हैं। तो वो कहने लगे कि हम तो चूंकि बहुत दिन से लिख रहे हैं, उसके बाद हमको अंदाजा हुआ कि इतना आसान नहीं है। फिर उन्होंने बहुत सारे हमको ईमेल आईडी भेज दिए, कुछ अखबारों में दिया भी रहता है, लेकिन चूंकि करंट टॉपिक पे ही लिखना होता है तो आदमी को कितने दिन इंतजार करना चाहिए, उसका वो कोई रिस्पॉन्स देते ही नहीं। और हम ये भी चाह रहे थे कि अगर जैसे कि तो बहुत छोटा सा लिखना पड़ता है, बात को समेट के लिखना चाहिए, तो अगर कुछ गलतियां हो तो वो ठीक भी कर दें, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा और हम बहुत दिन से इस सिलसिले में परेशान हैं। जी मैं समझ गई। एक बहुत आजकल क्या हो गया है, क्योंकि लेटर टू एडिटर प्रिंट का जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है, और जैसे आपने बोला कि वो लोग लोगों को देते हैं, तो आजकल जैसे जो लोग सोशल मीडिया में हैं, तो अगर हम लोग को जैसे अगर किसी पेपर की बुराई करनी होती है कि आपने ये पब्लिश किया, ठीक नहीं किया, तो हम ज्यादातर ट्विटर या फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। उस पे हम पोस्ट करके उस जो एडिटर है उसको टैग करते हैं ताकि उनको बात पता चल जाए, और जितने बाकी लोग हैं वो लोग देख लेते हैं। ट्विटर पे खासकर बहुत इजी होता है देखने के लिए कि बाकी अगर आपने किसी एडिटर को टैग किया है ये करके उसके नाम को या उसके ऑर्गेनाइजेशन को लिख के टैग किया है, तो बाकी लोग भी पढ़ सकते हैं। तो फिर वो एक तरीके से इस जमाने का लेटर टू एडिटर बन गया है, तो आजकल ज्यादा लोग वो यूज करते हैं। और अगर आपको प्रिंट में ही भेजना है तो आप न्यूज़पेपर, मेरा टास्क प्रिंट मीडिया में है, ट्विटर पे तो हम हाँ, वो मेरा जो है मिला है, जो ग्रुप ने जो डिसाइड किया है वो प्रिंट मीडिया है। ऐसे ट्विटर पे हम अपना जो समझते हैं थोड़ा बहुत करते हैं, उसका एक अलग टास्क है। आप फोन कर सकते हैं उसके ऑफिस का, अगर आपको नंबर मिला है ऑनलाइन मिल जाएगा, आप फोन करके उनको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि तो सारे अखबार का नंबर किस तरह से हम चेक करेंगे? जैसे यहाँ पे आता है कलकत्ते में सहारा आता है, अखबार मशरिक आता है, आजाद हिंद आता है, इस तरह के अखबार। आपको ऑनलाइन मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा रिसेप्शन पे। आप फोन कीजिए और आप डायरेक्टली मत बोलिए कि आपको लेटर टू एडिटर भेजना है, आप क्योंकि फोन ऑपरेटर उठाएगा। आप किसी भी एडिटर का नाम देख के फोन कीजिए और उनको बोलिए कि उस एडिटर से बात कराइए मेरी, तो वो कनेक्ट करेंगे। और फिर ये एक तरीका है, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका नहीं मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या है, अखबार वालों को परेशान करना पड़ता है, हम लोग भी यही करते हैं। तो सुनिए ना, जो लोग को लिखना आता है, जो थोड़ा बहुत फेमस है, वो तो ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो अभी उंगली पकड़ के चलना सीख रहे हैं उनको तो कोई हक ही नहीं है परेशान करने का।
नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको देखिए मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं खुद पता कर सकती हूँ। अभी मैं इनकलाब जो न्यूज़पेपर है उस पर मैं रिसर्च कर रही थी, तो उनके बहुत सारे लोगों का मेरा पहचान है। तो ये इससे सबकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन आपके लिए मैं आईडी ला सकती हूँ फिलहाल, क्योंकि लेकिन एक्चुअल में सोल्यूशन क्या है मुझे नहीं पता क्योंकि ये ऐसे ही इंडस्ट्री है, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब ट्रेनिंग हो रही थी ना, तो वायर के वो आए हुए थे, तो हमने उनसे कहा कि अगर हम लोग आपकी उसमें भेजें, तो वो कहें कि स्टैंडर्ड मेंटेन होगा तो सब जाएगा, वरना हम कोई रियायत नहीं कर सकते। तब एक ऐसा आदमी भी चाहिए ना कि जो जरा ठीक ठाक कर दे, जिसको इस चीज से वो हो, हमदर्दी हो कि ठीक है हम कुछ नए लिखने वालों को तैयार करते हैं। जी, ये बात जरूरी है कि एडिटर्स को भी तो ध्यान चाहिए और देखना चाहिए और नए लोग को लाना चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप दूसरे न्यूज़पेपर्स में भी ट्राई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी एक मिल्ली गैजेट छपता है, लेकिन वो इंग्लिश में छपता है, शायद उर्दू में। मिल्ली गैजेट जिससे हम जुड़े हुए हैं वो उसी का है लेकिन हमको लोकल अखबार में देना है अच्छा, अपने जो जहाँ रह रहा है उसको वहां पे अपनी आवाज उठाने का, मतलब अपना एक मकाम बनाने का चाहिए। आप फोन कीजिए उनको बेझिझक, कोई बात नहीं, उनको आदत है और वो सुनेंगी आपकी बात। तो करेक्शन कौन करेगा? अब जैसे कह रहे ना कि लेटर टू एडिटर तो एक ऐसा है कि मतलब कि एकदम ज्यादा चीजों को बिल्कुल कम लफ्जों में कहना और खूबसूरती के साथ कहना, और जिस तरह के अभी हालात हैं उनको बिल्कुल शक्कर में लपेट के कहना ताकि वो छाप सके, ये भी एक मुश्किल काम है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये सेशन एंड अब ऑलमोस्ट 5 मिनट्स ही बाकी हैं सेशन एंड होने के लिए। हम एक चीज़ से एंड करना चाह रहे हैं, जो मेरी दोस्त से मेरी कल बात हो रही थी नफीसा से, और हम लोग जनरली बोले कि एक नॉर्मल सिंपल आदमी जब कोई मैटर नहीं भी जानता है तब भी इतना कॉन्फिडेंटली बोलता है, और औरतें जो चीज़ में माहिर होती हैं उसमें भी इतना झिझकती हैं बोलने में, कॉल करने में, जाकर पूछने में। एक इनबिल्ट हम ऐसा लग रहा है कि ऐड बना दिया गया है सोशलाइजेशन से कि हमें लगता है हम नहीं कर सकते बिल्कुल, या एक झिझक रहती है। तो हम कह रहे हैं अब हम लोग आज सब अहद करें कि हम एक नॉर्मल आदमी के लेवल का कॉन्फिडेंस रखेंगे। जब भी हमें कोई भी चीज़ जाननी हो, एडिटर नहीं मिल रहा है, उसके ऑफिस जाके बात करनी है या उसे कॉल करना है, झिझकना नहीं है। ये मेजर वो होता है, और फिर आधे रास्ते में हम लोग दम तोड़ देते हैं। बट एक बार आप स्टेप लें, आगे जाएं, तो आई थिंक दिस विल हेल्प। क्यों शिरीन? हाँ बिल्कुल, जैसा मैंने बोला ना, वो अंकल लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं हमें उनकी तरफ थोड़ा सा और मतलब ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि ठीक है मैं बोर भी कर रही हूँ तो क्या हुआ, बहुत लोग बोर किया है पहले, आपने भी बोर किया है तो मैं भी करूंगी। तो जरूरी नहीं है कि लड़कियां स्पेस बहुत कम ऑक्यूपाई करती हैं, मतलब कि इवन बोलने का स्पेस, और कहीं जाती भी हैं, ट्रेन वगैरह बॉम्बे में रहती थी, ट्रेन में भी सिकुड़ जाती हैं सब लोग, हम लोग मतलब छुपते ही रहते हैं हमेशा। तो हमारी गलती नहीं है, हमें ऐसे ही बड़ा किया गया है, लेकिन हमें समझना है कि जो आदमी, जो लोग बोल रहे हैं उनके पास कुछ खास नहीं है बोलने के लिए, और हमें भी बोलना चाहिए। नेक्स्ट 2 महीने में जितनी भी लड़कियां आज यहाँ पे ज्वाइन करी हैं, आप लिखें, और कहीं पर भी लिखें, आर्टिकल भी भेजें या सोशल मीडिया में भी लिखें, और इंशाल्लाह 2 महीने के बाद फिर हम एक जर्नलिस्ट या एडिटर को बुलाएंगे, मुस्लिम विमेन, जिनसे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आप कितना प्रोग्रेस करी हैं और आप क्या कर पाई हैं। कहीं पर भी लिखना, ये जरूरी नहीं आपका आर्टिकल ही 2 महीने में पब्लिश हो जाए, जो बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन कहीं पर भी लिखें, इस प्रोसेस में रहें, भेजें, सोशल मीडिया में लिखना शुरू करें, लोगों से कनेक्ट होना शुरू करें। तो शिरीन, आपको लगता है ये किया जा सकता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आइडिया है, और मैं भी अगर हेल्प कर सकती हूँ कुछ तो बिल्कुल मैं भी करना चाहूंगी। अगर किसी को एडिटिंग के टिप्स चाहिए, राइटिंग के टिप्स चाहिए, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो और भी लोग होंगे यहाँ पे, बहुत सारे लोग हेल्प कर सकते हैं। तो ये अच्छा रहेगा अगर हम सब 2 महीने में कुछ मतलब वापस आए और बात करें। जी जी जी, शिरीन हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने पूछा है कि हम स्पीकर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं गाइडेंस के लिए, ईमेल से या? ठीक है।